अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तार बहुत परेशान और डरा हुआ है। उसको करीब से जानने वालों के लिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि जो दशकों तक खौफ फैलाया रहा, आज वो इतने हाई सिक्योरिटी सेल में भी डरा हुआ बैठा है। मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुबहानुल्लाह अंसारी और मां का नाम राबिया था। गाजीपुर जिले में मुख्तार का परिवार एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान रहा है। मुख्तार के ही खानदान के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। महात्मा गांधी के करीबी डॉक्टर अंसारी 1926 से 1927 के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1947 में कारगिल लड़ाई में शहीद ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार के रिश्ते में नाना लगते थे। वहीं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा लगते हैं। 90 के दशक में ये वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सर उठा रहा था। रेलवे और शराब के ठेके हासिल करने की रेस में कई गैंग उभरने लगे थे। गाजीपुर में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मुख्तार ने छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब मुख्तार फिल्म की टिकट ब्लैक में बेचना शुरू करता है, साथ ही नगर निगम के साइकिल स्टैंड के ठेके में भाग्य आजमाता है। उन्हीं उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिला लिया। मखनू सिंह बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के खास आदमी थे। उस दौर में मखनू सिंह और त्रिभुवन सिंह के बीच एक जमीन पर कब्जे को लेकर लाशें गिराने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसी दौर में कोर्ट परिसर में एक और माफिया की गोली मारकर हत्या हो जाती है, और वो नाम था साहिब सिंह का। साहिब सिंह की हत्या के बाद मुख्तार का नाम दोबारा से सुर्खियों में आता है। और साहिब सिंह को गोली मुख्तार ने ही मारी थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। गन में सिंगल गनशॉट में कत्ल का ये मामला बेहद रहस्यमय था। ठीक इस हत्या के कुछ महीने बाद ही त्रिभुवन सिंह के भाई दीवान राजेंद्र सिंह की भी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या कुछ इसी तरीके से होती है। मुख्तार का कब्जा धीरे धीरे सरकारी ठेकों और शराब के धंधे में बढ़ने लगा। पूर्वांचल में और कई लोग की नजर इन धंधों पर थी। मुख्तार ने 80 के दशक से ही अपने काम के बीच आने वाले दूसरे लोगों की हत्या कराने का जो तरीका निकाला, उसे उसके खौफ में बढ़ोतरी हुई। कुछ लोग जिनको उससे फायदा था वो उसे रॉबिन हुड मानते थे, वहीं दूसरा पक्ष उसे राक्षस की संज्ञा देता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय, जो उस समय के बनारस के बड़े युवा नेता और ठेकेदार थे, उनकी मुख्तार ने 1991 में अपने 5 शूटर के सहारे दिन दहाड़े भरे बाजार AK-47 से गोलियां बरसवाकर हत्या करवा दी। वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह गैंग से लगातार अदावत चलती रही। मुख्तार अंसारी के ऊपर तकरीबन 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कितने मुकदमे तो ऐसे भी थे जो सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पाए थे। अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी को राजनीति में लाता है और पहली दफा में ही 1985 में विधायक बनाने में सफल होता है। 1989 में अफजाल दोबारा विधायक बनते हैं। अफजाल अंसारी ने भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री ली, लेकिन असली रसूख मुख्तार का ही था। मुख्तार 1996 के विधानसभा चुनाव में खुद भाग्य आजमाता है और राजनीति का चोला ओढ़ लेता है। 1996 में विधायक बनने के बाद ही मुख्तार पर ASP उदय शंकर पर हमला करवाने में नाम उछलता है। 1997 में ही बड़े कोयला व्यापारी और हिंदू संगठन के पदाधिकारी रुंगटा जी का उनके ऑफिस से अपहरण होता है और 5 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। लोगों के अनुसार फिरौती लेने के बाद भी रुंगटा की लाश मिली। इस अपहरण में मुख्तार का कनेक्शन सामने आया। मुख्तार ने अपराध की दुनिया से सियासत का दामन थामकर अपना कद जरूर बढ़ा लिया, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसके ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर हमला होता है, उसके 3 साथी मारे जाते हैं और मुख्तार बाल बाल बच जाता है। इन सब के बीच मुख्तार ने अपना कद बढ़ाना जारी रखा और अपने भाई अफजाल को सपा से 2004 में लोकसभा का टिकट दिलाने में सफल होता है। गाजीपुर सीट से मनोज सिन्हा, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, चुनाव लड़ रहे थे। मनोज सिन्हा की गिनती बड़े नेताओं में होती थी, लेकिन मुख्तार के बाहुबल और धनबल के आगे सिन्हा चुनाव हार गए। 2005 मऊ दंगों में भी मुख्तार का नाम सामने आता है। मऊ दंगों में कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मुख्तार उसी सीट से विधायक था और खुली जिप्सी में हथियार लेकर घूम रहा था। इस मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद ही मुख्तार ने जेल से एक हाई प्रोफाइल मर्डर का प्लान तैयार किया। इस मर्डर ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया।
के बड़े नेताओं का धरना प्रदर्शन वाराणसी में हुआ था। साल 2005 में मोहम्मदाबाद के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या उनके 7 साथियों के साथ कर दी जाती है। विधायक के.एन. राय उस इलाके के जाने-माने नेता थे। उनकी पकड़ जमीन पर बहुत मजबूत हो चुकी थी और उन्होंने मुख्तार को उसके घर में हराया था। ये सदमा मुख्तार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने अपने गुर्गे मुन्ना बजरंगी और दूसरे लोगों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की हत्या की प्लानिंग की। इस हत्याकांड के बाद एक हफ्ते तक गाजीपुर और पूर्वांचल के कई जगहों पर कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। बड़े भाजपा नेता एल.के. आडवाणी और जोशी ने उस समय की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था। इस हत्याकांड के बाद से मुख्तार पर सरकारों द्वारा नकेल कसा जाने लगा और मुख्तार फिर जेल से बाहर निकल नहीं पाया। पूर्वांचल में भूमिहारों के बड़े नेता रहे कृष्णानंद राय की हत्या के बाद से राजनीति में मुख्तार को सपोर्ट मिलना बंद हो गया। मामला धीरे धीरे अब हिंदू मुस्लिम एंगल का भी हो गया था। मुख्तार पर प्रतिबंधित AK-47 और मशीन गन खरीद का भी आरोप लगा। मुख्तार का एक दौर में राजनीति में ये कद हो गया था कि वो एक रात में एक DSP की नौकरी खा गया। उसका खौफ कहें या प्रभाव कहें, वो लगभग पूरे पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित करने लगा था। मुख्तार के प्रभाव को देखते हुए बड़े नेता वोट के लालच में मुख्तार को नजरअंदाज करने लगे थे। लेकिन 2017 में शासन सत्ता बदलती है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। योगी सरकार अपने कैबिनेट के पहले मीटिंग से ही अपनी सोच और नीयत अपराधियों के प्रति स्पष्ट कर देती है। मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने के लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेती है। चूंकि मुख्तार अपने प्रभाव की वजह से वहां की सरकार में तगड़ी पैठ बना चुका था और वहीं पंजाब के जेल में रहना चाहता था। मुख्तार की सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी को सरकार ने जब्त किए हैं, उसके कई अवैध कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया है, साथ ही उसके गैंग पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्तार के ऊपर लंबित सभी मामलों में सरकार के द्वारा अच्छे से पैरवी कराने के कारण कई मामलों में लोगों को न्याय मिल चुका है। वहीं कई लोग सरकार और योगी आदित्यनाथ के तरफ अभी भी टकटकी लगाए देख रहे हैं। वहीं मुख्तार यूपी के जेल में आम कैदियों की तरह जीवन जी रहा है और दहशत में है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय ज़रूर बताएं।